अगर ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब की बात की जाए तो ऑपरेशन खैबर 1 और खैबर 2 को कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस एरिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या थी? सारी जगह बॉर्डर सारा खुला हुआ था अफगानिस्तान के साथ, तो यहाँ पे इनके मूवमेंट थ्रू दीज कुछ फुट ट्रैक्स थे, कुछ म्यूल ट्रैक्स थे, कुछ जीपेबल ट्रैक्स थे, जहाँ से उनकी ट्रू एंड फ्रो मूवमेंट जो थी अफगानिस्तान से पॉसिबल थी। बहैसियत एक फौजी बताओ कि ये बहैसियत एक दुश्मन कैसा दुश्मन है? 1-2 दिन ये लड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी भाग गए हैं, उसके बाद रुके नहीं। इस वक्त जो बैरल है उसे पुश अंदर करके लोड किया जाता है। कहते हैं कि कोई भी कभी आर्टिलरी फायर से यूज टू नहीं हो सकता, मगर अगर ये आपका काम, पूरा दिन आपका ये काम हो कि आप ये करें, जो पाकिस्तान का जवान इधर खड़ा हुआ है पूरा दिन उसका ये काम है, ईद के दौरान भी उसका ये काम है, इसे समझना क्रिटिकल है, ज़रूरी है। जिसका आपने बहुत सुना होगा, MI-17 फौज का मेन ट्रूप ट्रांसपोर्ट और कार्गो हेलीकॉप्टर है। ये डार्क कैमो वाला नए अपग्रेड्स वाला MI-17 है। 9 स्क्वाड्रन में पेशावर एयरबेस पे खड़ा हुआ है, बैटल रेडी है। बैटल रेडी है इसका मतलब है कि कार्रवाइयों के लिए रेडी है। एक तो ये आर्मर प्लेटिंग लगी हुई है, सख्त लोहा लगा हुआ है, क्योंकि इधर पायलट का जो कॉकपिट है वो जो पुराने उनमें पुराने MI-17s में पायलट का जो कॉकपिट है वो एक्सपोज था। शीशे के जरिए जो फायर था, श्रैपनल था, राउंड्स थे, वो चला जाता था। अब पायलट जो है आपका जनाब प्रोटेक्टेड है। साइलेंट स्लाइडिंग इसके डोर्स होते हैं कैरियर्स के। ये खास MI-17 है लॉन्ग हॉल्स के लिए। इसमें एक फ्यूल टैंक नहीं, 2 फ्यूल टैंक्स लगे हुए हैं लॉन्ग हॉल्स के लिए, ऑपरेशनल जोन्स के लिए, जिधर 4 घंटे तक ये वन वे ऑपरेट कर सकता है। 5 रोटर्स वाला मेन रोटर है आपका। वो जो आप तंदूर देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर, वो तंदूर एग्जॉस्ट है। ये छोटा तंदूर है, इसमें चपाती लगती है, उसमें नान लगती है। मेन चीज सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो ये ट्रूप कैरियर और बाकी सामान, एयर डिस्पर्सल वगैरह, ये इसका डाउन रैंप है। बटन दबाएं अंदर पायलट साहब, ये डाउन हो जाता है, इसमें ठीक ठाक अंदर सामान आ जाता है और इससे आप पैरा ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये आर्मी का टेल साइन है, इसके नंबर्स हैं, पीछे इसका मेन रोटर इधर लगा हुआ है। हेलीकॉप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पुर्जा टेल रोटर होता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के पर तो नहीं होते, पंखे होते हैं। पंखों की वजह से आपका जो हेलीकॉप्टर है वो स्टेबल रहता है। ये वो हेलीकॉप्टर है, ये वो जहाज है जिसकी वजह से इस वक्त फौज मेनलैंड पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, पिंडी से, क्वेटा से, पेशावर से, इंटरनल जोन्स में जो मसले मसाइल हैं उनसे डील कर सकती है। ये है जनाब MI-17। हमारे साथ मेजर अकबर हैं, पायलट हैं MI-17 के। बताएंगे कि ऑप्स एरिया में जनरली MI-17 का रोल क्या है? हम लोग इसको ट्रुप ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक सप्लाईज और पोस्टों पे जो फॉरवर्ड ट्रुप्स हैं उनको असलहा, सामान और खाना पीने की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग कैजुअलिटी इवैक्यूएशन भी इसी के ऊपर करते हैं और ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में हर जगह पे ऑपरेट करता है। अब कहते हैं कि जो ऑपरेशनल मीज़ान जिसमें ज़रब-ए-अज़्ब, खैबर 1, खैबर 2 हो रहे हैं, उसकी बैकबोन है MI-17। व्हेन इट कम्स टू कमांड एंड कंट्रोल कह लें, लॉजिस्टिक्स कह लें, ट्रूप मूवमेंट कह लें, स्पेशल ऑपरेशंस में भी यही यूज़ होता है। एक और उसका स्क्वाड्रन है, तो उस हवाले से बताएं कि कितनी डिपेंडेबल मशीन है, क्योंकि यही मशीन अनफॉर्चुनेटली क्रैश कर गई थी नलतर में। ये तो सबसे ज़्यादा रिलायबल मिलिट्री हेलीकॉप्टर है। More than 110 countries are using this. Over 10 million flying hours have been logged on this machine. और सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल और रिलायबल हमारे पूरे फ्लीट में MI-17 है। बिकॉज हर ऑपरेशन, चाहे वो ट्रुप्स इंसर्शन की बात करें, आप कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की बात करें,
या आप लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने की बात करें तो MI-17 वुड ऑलवेज बी एट द फ्रंट। अब व्हेन इट कम्स टू फ्लाइंग इन द ऑपरेशनल जोन कितनी आसान है ये? कराची से पिंडी वाली फ्लाइट तो नहीं है ना? नहीं, या ये वाली तो नहीं है? टोटली डिफरेंट और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है बिकॉज वी आर ऑलवेज गोइंग ऑन अनप्रिपेयर्ड लैंडिंग एरियाज। जो फॉरवर्ड पोस्ट होती हैं वो प्रिपेयर्ड लैंडिंग एरियाज नहीं होते, आपकी एयर फील्ड नहीं होती वहाँ पे, तो इट इज़ वेरी डिमांडिंग। वी पुट इन मैक्सिमम और वी हैव टू बी हमें अपने बेहतरीन सलाहियतें वहाँ पे करनी पड़ती है। और आज हम किधर जा रहे हैं साहब? आज हम लोग मीरांशाह और फिर वहाँ से आगे थे। और वेदर कैसा है? वेदर अभी तो क्लियर है और मे बी लेटर हाफ में कुछ डेवलपमेंट हो जाए। और एयर होस्टेस तो नहीं है ना जहाज? नहीं, फिलहाल नहीं। वेलकम टू मीरांशाह 7 डिवीजन का घर, पाकिस्तान की सबसे कदीम आर्मी डिवीजन कही जाती है। राइड हमारी MI-17 थी। टेम्परेचर तकरीबन 45 डिग्री है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो प्रोटेक्टिव वॉल है। अगर आप इस तरफ कैमरे का रुख करें तो ये फ्लाइट लाइन तैयार है आपकी। हैंगर्स बने हुए हैं, 2 कोबराज और 2 बेल्स खड़े हुए हैं। ये असल में एक फ़ज़ाई टीम होती है। अगर आप ज़रा मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कोबराज हमेशा जोड़ी में शिकार करते हैं, मगर कोबराज जब जोड़ी में जाते हैं उससे पहले ये जो लेफ़्ट पे बेल की जो जोड़ी है, अभी इन सब पे दुपट्टा डाला हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत है और कैनपी के थ्रू अंदर से इक्विपमेंट पिघल सकता है। मीरांशाह की जो हिस्ट्री है वो हम सब उससे वाकिफ़ हैं। मीरांशाह नॉर्थ वज़ीरिस्तान एजेंसी का हेडक्वार्टर भी रहा है। बिसाइड्स दैट मीरांशाह रिसेंटली ही ऑपरेशन ज़रब को अब तकरीबन 1 साल हो चुका है। मीरांशाह जब तक नहीं लिया था पाक फ़ौज ने, उससे पहले कहा नहीं जा सकता था कि ऑपरेशन ज़रब प्रॉपरली शुरू हुआ है। द फॉल ऑफ मीरांशाह डिसाइडेड कि जी ऑपरेशन अब जारी है। इससे अलग अलग ग्रोह निकले। याद दिलाता चलूँ, हकानी नेटवर्क से लेकर उज़्बेक ग्रुप्स तक और बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, और जो हम आते हुए ये हमारा ट्रिप का दूसरा लेग है। पहली जो हमने तीरा में और बाड़ा में खैबर 1 और खैबर 2 कवर की थी, वो मीरांशाह ऑपरेशन और ज़रब के बाद वो टेंजेंशियल सेकेंडरी फेज़ में ऑपरेशंस हुए थे, क्योंकि इधर से जो अनासर निकले थे, भागे थे दुम दबा के, वो उधर पकड़े गए या मारे गए। मगर इस वक्त आप उस जगह हैं जिधर से फ़ौज का ज़रब शुरू हुआ था। वेलकम टू द कोबरा गनशिप। इस वक्त अब ये हैंगर तो नहीं है, कच्ची दीवारों का और ब्रिक्स का ये प्रोटेक्टिव जोन है। इधर 7 डिवीज़न के एयरबेस पे रॉकेट अटैक्स बहुत होते रहे हैं। कोबराज डैमेज तो नहीं हुए, मगर रूमर्स यही हुए हैं कि अटैक्स बहुत होते रहे हैं। अगर देखें तो पतला, अगर मैं सामने से लूँ, पहले सामने से दिखाऊंगा, पतला और लंबा हेलीकॉप्टर है। मतलब मेरे हाथ इसकी बॉडी से ज़्यादा चौड़े हैं। क्यों? क्योंकि जब ये सामने से आता है तो इसकी जो प्रोफाइल है वो कम रहती है। टेक्निकली कोबरा टैंकों का मुकाबला करता है, आजकल तालिबान वगैरह का भी कर रहा है। नीचे इसके कैनन्स लगे हुए हैं। कैनन्स इसलिए होते हैं और साथ इसका ये सेंसर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि पायलट जिधर अपना हेलमेट पहन के देखता है उधर ही उसके साथ साथ ये कैनन मूव करता है, इसलिए कैनन गोले पे नीचे आप देखेंगे लगा हुआ है। कोबरा MI-17 के अगर टायर होते हैं तो कोबरा
के बम्प्स होते हैं। ये एसेंशली हर जगह लैंड नहीं कर सकता, इसको ज़रा पक्की ज़मीन चाहिए होती है। इधर आपके रॉकेट्स लगते हैं, इधर भी आपके रॉकेट्स लगते हैं। प्रोपेलर्स आपके जो रोटर्स हैं, कोबरा का 5 रोटर नहीं है, चौड़ा एक लंबा रोटर है फॉर मनूवरेबिलिटी। जो इसका तंदूर है, जो इसे एग्जॉस्ट कहते हैं, इसका तंदूर F1 की गाड़ियों की तरह इसका तंदूर जो है जनाब पीछे है। ये इसका एक ही एग्जॉस्ट है जो इसके पीछे है। कोबरा का रंग भी आप देखेंगे कि कोबरा का रंग तकरीबन काला कर दिया है फौज ने। पहले ये नहीं था, ऑलमोस्ट चारकोल ग्रे या गन मेटल ग्रे, बल्कि स्टेल्थ ग्रे इसे कह लें, जो भी कह लें, इसलिए कि मार्किंग्स भी इसकी बाय द वे कम कर दी हैं। अगर 10 साल पहले आप कोबरा देखते, बहुत रंग बिरंगी उसमें मार्किंग्स होती, ऑलमोस्ट लाइट कैमो ग्रीन उसका कलर था, वो बदल दिया क्योंकि अब कोबरा जो है जनाब रात को खुफिया ऑपरेशंस में यूज होता है, क्योंकि जो दुश्मन है उसकी ये कैपेबिलिटीज हैं कि वो आपको टारगेट कर सके ज़मीन से, तो आपका काम है कि आप उसे छुपो। और कोबरा का जो ये नया रंग है ये उसे छुपने के लिए है। लॉन्ग शाफ्ट है, लो प्रोफाइल है, और ओवरऑल जो वेपनरी है इस वक्त उसकी नहीं लगी हुई, मगर मेन स्टे जो कोबरा का है वो उसका साइज और उसकी कैपेबिलिटी नहीं, बल्कि उसकी वेपनरी है और ऑफ कोर्स उसकी मनूवरेबिलिटी है। ये महंगे हेलीकॉप्टर हैं, काफ़ी पुराने हो चुके हैं, पाकिस्तान आर्मी इन्हें अपग्रेड कर रहा है, और उम्मीद ये है कि जब अपग्रेड होगा, और भी रूस से भी बात हो रही है, उनके नए जो जदीद हेलीकॉप्टर हैं, मगर कोबरा 1980 से पाकिस्तान आर्मी का इसने साथ दिया है और अभी भी दे रहा है। वज़ीरिस्तान में बहुत सारे जो एरिया जो क्लियर हुए हैं, कोई शक नहीं कि दिस इज़ कॉल्ड वन ऑफ द हार्डेस्ट टेरेन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया का कहा जाता है शायद सबसे मुश्किल इलाके हैं। हाइट हमारी इस वक्त मेरा ख्याल है 3-4,000 से ऊपर ही है, ऑक्सीजन से नज़र आ रहा है, मगर बॉटम लाइन ये है जनाब कि रोडें आप जितनी भी बना लें, चोटी को ऑक्यूपाई करने के लिए, आपको एक एरिया को कमांड करने के लिए, आपको एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन ज़रूरी है। मैं आ गया हूँ मतीजान पोस्ट पे, मेरे साथ मेजर तारिक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? फाइन। ठीक ठाक हैं? आप ठीक है? खैरियत से। सांस चढ़ गई है मुझे। जी, ये थोड़ी सी हाइट है, इस वजह से आपको। कितनी हाइट है, क्या लोकेशन है हमारी? ये हाइट है कोई 8500 फीट पे हमें इस वक्त। 8,500 पे। अच्छा, मेरे फेफड़े मुझे बोल रहे थे 4-5 हज़ार है, तो मेरी इतनी हालत ख़राब नहीं है। ओवरव्यू क्या करते हैं आप, क्या ओवरसी करते हैं? ये यहाँ पे जो है वो जो दुश्मन है उसकी ये अप्रोचेज हैं जहाँ से वो आते हैं और आगे हमारे एरियाज़ को डिस्टर्ब करते हैं जी। तो यहाँ से ये रिवर है, इसको हम लुक आफ्टर करते हैं जी, ताकि वो यहाँ से पेनिट्रेट ना कर सके। और इसके अलावा ये सारी हाइट्स हैं, इनको इसके आगे फर्दर जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर है। कितना दूर है अफगानिस्तान का बॉर्डर? अफगानिस्तान बॉर्डर यहाँ से है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दूर है। और इस वक्त सबसे करीब शहर कौन सा है? इस वक्त जो है ये सबसे करीब शहर ये बोयादीगान है। बोयादीगान है, और ये हमारे सामने बोयादीगान वैली है। इस वक्त बोयादीगान खाली हुआ है जी, ये क्लियर है और आईडीपीज यहाँ पे नहीं है और ये एरिया क्लियर किया हुआ है और इसको हमने सिक्योर किया हुआ है। आप फर्दर भी जो हाइट्स हैं उनके ऊपर आप देख सकते हैं, आपको डिफरेंट जो है वो पोस्ट बनी हुई नजर आएंगी। तो जब फौज आती है आप लोग पहले तो अपने पिकेट बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? नायब सूबेदार लतीफ़। कैसे हो लतीफ़, खैरियत से हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्या नाम है? मोहम्मद खान। संग है, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? नायक बशारत हुसैन। बशारत हुसैन। ये NLI की मुझे पोस्ट लग रही है, बहुत सारे मुझे चित्राली लग रहे हैं इधर नजर आ रहे हैं। हाँ, कैसे हो, खैरियत से? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं साहब। क्या नाम है आपका? हवलदार कादर। कैसे हो हवलदार कादर, ठीक हो? तो ड्यूटी चल रही है? चल रही है। और ईद की क्या तैयारी है? मना रहे हैं। मना रहे हो? हाँ। तो घर से इतना दूर कौन से इलाके के हो?
मैं स्कर्दू का हूँ। स्कर्दू के हो और इधर क्या कर रहे हो? यहाँ पे तो ड्यूटी कर रहा हूँ। और ड्यूटी कैसी जा रही है? ड्यूटी ज़बरदस्त अल्लाह के फजल से। और स्कर्दू के पहाड़ और वजीरिस्तान के पहाड़ों में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, ये तो छोटी पहाड़ियाँ हैं, हमारी तो बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं। तो काम मुश्किल नहीं है? हाँ, कुछ भी काम मुश्किल नहीं। और कौन है स्कर्दू का? ऊंचे इलाकों का कौन है आप लोगों को? घर याद आ रहा है ईद पे कि नहीं आ रहा है? मगर ड्यूटी चल रही है। और ये क्या लगा हुआ है इधर, ये मुझे कौन बताएगा? ये 16 mm मोटर है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? किस्मत अली। कैसे हो इस्मत, ठीक हो? ये तुम चलाते हो या तुम चलाते हो? दोनों चला रहे साथ मिलके टीम की तरह? एक बंदा क्या करता है एक गोला डालते हैं सर, और दूसरा? दूसरा गोला दे देते हैं। और है क्या ये? 7 mm मारते 7 mm मोटर। मगर इसका पाकिस्तान की तरफ क्यों रुख किया, दूसरी तरफ क्यों ये नहीं किया? चौथा पैर कर सकते आप किसी वक्त भी नाले अपने जिस दहशतगर्द नजर और कितना दूर मारेगा? ये 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर इधर से उधर तक बताओ कितने होते हैं? वो जो चट्टान है उसके उस पार 2 किलोमीटर तक मारते 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर इजाफा फारिग कर सकते 2 किलोमीटर तो चट्टान तक होंगे। से आगे तक मार दें। तो मोटर फायर वैसे आता है, दुश्मन का आता है? बिल्कुल का भी आते हैं। तो जब आता है तो क्या करते हो? उससे जवाब भी हम दे देते हैं, बहुत अच्छी तरह से। वेरी गुड, वाकई ये जनाब हो गया आपका बोया दगान एरिया। 3 मेन पॉपुलेटेड एरियाज थे, अगर कह लें या 4 थे आपके वजीरिस्तान में। जब फौज आई है पहले मीरान शाह में, जो हमने आपको पहले दिखाया, मीरान शाह से पहले फिर मीर अली क्लियर हुआ जो मशरक़ की तरफ है, और फिर मगरिब की तरफ मोर टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान की तरफ बोया दगान, दत्ताखेल वगैरह एरियाज़ में फ़ौज गई। दत्ताखेल में आज भी लड़ाई जारी है, आज भी उधर शहादतें जो हैं वो हो रही हैं। मगर ओवरऑल ये वाकई पाकिस्तान की एक जिसे कह लें हेल्ड फ्रंट लाइन है। और ये फ्रंट लाइन में क्या होता है, लड़के कैसे रहते हैं, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पोस्ट के अंदर क्या लाइफ होती है। हाँ जी, तो ये जी आ गया आपका मतीजान पोस्ट का लंगर। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? नसीबुल्लाह। नसीबुल्लाह, बैठो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मुश्ताक। नसीबुल्लाह क्या बना रहा है? मैं जवानों के लिए रोटियां बना रहा हूँ सर। रोटी बन रहा है? जी सर। और बिरयानी बनाई है सर। बिरयानी बनाई है? जी सर। बिरयानी अच्छी लग रही है। जी सर। चिकन की है या गोश्त की है? मटन फ्राई है सर। मटन कढ़ाई है? जी सर। ओ जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। रोस्ट है सर। जरा मटन कढ़ाई फिर से दिखा, मुझे सही भूख लग रही है। ठीक है, मटन कढ़ाई है, ओ गुड, जबरदस्त। ठीक है, और चिकन भी है? जी सर, चिकन रोस्ट। ओ जबरदस्त, ठीक है। तो आप इधर कोको जी सर। बैठ जाओ। कौन से इलाके के हो? डिस्ट्रिक्ट टाउन सर। तो कब से ऑपरेशन में, कब से हो? यहाँ पे सर 1 साल हो गए शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन करते हुए। तो ये तालिबान से लड़ने के लिए कोई खास रोटी खानी पड़ती है फौज को? नहीं सर, यही रोटी खाते हैं, यही गंदम हर एक खाता है सर, अफसर भी और जवान भी एक ही सब एक ही खाना खाते हैं? जी सर। पोस्ट की लाइफ कैसी है, मुश्किल है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। कहते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। Well said. शुरुआत मुश्किल होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती है। व्हाट एरिया आर यू फ्रॉम? कौन से इलाके के हो? टांग सर। टांग से इधर कितना ज्यादा फर्क नहीं है, मगर वैसे कितना फर्क है? यहाँ करीब ही है सर, होम स्टेशन ही बनता है। हाँ, मगर वैसे अगर देखा जाए इधर की जिंदगी और उधर की जिंदगी में, उधर तो अमन है। जी सर, अमन है यहाँ पे तरह का। अच्छा, और आप मुश्ताक, आप कौन से इलाके के हो? बैठो बैठो। ये तुम इसके हेल्पर हो? जी सर। तो ये हेल्पर ने क्लाशनकोफ भी रखी हुई है साथ, हाँ, और G3 भी रखी हुई है, हाँ। वो जरा जरूर दिखाइएगा जी। लंगर का जो एक माहौल है, ये इनके हॉट बॉक्सेस पड़े हैं, बेचारों के सब्जियां पड़ी हैं, हेलमेट पड़े हैं, कोई फायर शायर अगर हो जाए, सब्जियां पड़ी हुई हैं। आप देखें, दिस इज एसेंशली पोस्ट लाइफ। तो पोस्ट में सर्दी कितनी पड़ती है इधर? काफी सर्दी पड़ती है सर, बर्फबारी भी होती है कभी कभी। तो पोस्ट में ये पत्थर की दीवारों से कैसे फिर तुम लोग कैसे रहते हो, क्या करते हो, तरीकेकार क्या है? स्लीपिंग बैग मिलते हैं सर हमारे, स्नो स्लीपिंग बैग होते हैं, उसमें काफी गर्म होते हैं। तो और अगर आप आगे निकलें ये मतीजान पोस्ट पे जो बोया दगान को ओवरलुक करती है, तो आप देखेंगे कि व्यू तो बड़ा कमांडिंग है, मगर इधर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे लड़के कैसे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वजाद खान, लेफ्टिनेंट उस्मान। कैसे हैं आप उस्मान? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वाओ वाओ, 10 NLI बोया दगान में क्या कर रही है इस हाइट पे? हाउ इज़ लाइफ एंड हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। और हमारी यूनिट कोई 1 साल से ज़्यादा हो गया इधर। आप भी देख रहे हैं कि ये सारे सराउंडिंग्स के अंदर काफ़ी अरसे से दहशतगर्द यहाँ पे आके उनके हाइडआउट्स थे, इन्होंने बड़े मजबूत किस्म के ठिकाने बनाए हुए थे और इनकी पूरी कोशिश थी कि जहाँ तक हो सके इस एरिए से ना निकलें और मुल्क को जहाँ तक हो सके नुकसान पहुँचाएँ। और एक आम ओपी में लाइफ क्या होती है? मुझे ज़रा ओपी का ज़रा चेक तो कराएंगे। ये आप अंदर आ जाइए, हमारी ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह करम। खैरियत से हो? अच्छा, ये है ओपी, देख रहे हैं, इसका नाम है लाइट मशीन गन। ये LMG है, ठीक है। बिल्कुल। और ये हमारा सेंट्री है, इसका काम होता है कि इसके ऊपर नज़र रखना, अपने इसका जो हमने जो इसका AOR बन रहा है, ये इसके ऊपर नज़र रखेगा और इन केस अगर कोई किसी किस्म की हॉस्टिलिटी क्रिएट होती है तो ये ही विल बी द फर्स्ट वन Right. कि जो उसको फायर प्रोवाइड करेगा। राइट। ये संतरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? एरिया क्या देखते हो? एरिया जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, सामने से जितना भी एरिया नज़र आ रहा है, ये ट्रैक, खासतौर पर ये ट्रैक जो है, ये जो जा रहा है ट्रैक, तो आपको इस वक्त रोड भी नज़र आ रही है, आपको वादी भी नज़र आ रही है जी, और आपको ये वाली सड़क भी नज़र आ रही है। कितनी लंबी ड्यूटी होती है इस पोस्ट में? पोस्ट में हर 2 घंटे के बाद चेंजिंग होती है, 4 घंटे रेस्ट होता है, उसके बाद फिर 2 घंटे ड्यूटी थी। 4 घंटे रेस्ट होता है और फिर से बताओ, 4 घंटे ड्यूटी होती है? जी, 2 घंटे के बाद 4 घंटे रेस्ट होता है, फिर 2 घंटे ड्यूटी होती है, 4 घंटे दिन को और 4 घंटे रात को। सोते कब हो? जो 4 घंटे रेस्ट होता है उसमें हम सोते हैं। बस 4 घंटे सोते जी। हो और फिर खड़े होकर ड्यूटी करते हो? जी। यहाँ पर काफ़ी जो दहशतगर्द हैं, ये काफ़ी हमारी इन पोस्ट के ऊपर कोशिश करते रहते हैं कि छोटा मोटा किसी तरीके से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिपल्सिव एक्शन होता है जवानों का, ऑफिसर्स का, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इफेक्टिव होता है। और सर्दियों में क्या यार आप लोग मेजर्स लेते हैं? मतलब पत्थर असल में- रखे हुए हैं इधर, खुले पत्थर रखे हुए हैं। सर्दियों के अंदर जो सबसे जो हमारे पास एक अहम चीज़ होती है जिससे बचते हैं वो है स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग्स होते हैं, वो काफ़ी मतलब होते हैं जो गर्म होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी तो फिर सारे अपने अल्लाह के हस्ते होते हैं। ये बार मैंने एक चीज देखी है, मेरी नजर से गुजरी थी, मगर मैं देख नहीं सका, आपसे बात नहीं कर सका। ये क्या पड़ा हुआ है? ये है हमारी यूनिट का एक रिवाज है, जो जब भी ईद होती है तो हम हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनकी तरफ से एक गिफ्ट होता है जो हम सारी पोस्ट पर भिजवाते हैं। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ लाइक कि हम आप आपस में यकजहती का एक पैगाम होता है जो देते हैं। और मैं बल्कि अपनी पूरी कौम से ये कहूँगा कि एक तो हमारी तरफ से, ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि पूरी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सबको ईद मुबारक। और इस मौके पर मैं खैर खुसूसी मुबारक। तौर पर ये कहूँगा कि आप हमारे शहीदों का ना बोलें, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आपकी खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस पोस्ट में कितना एक्शन देखा है? 9 आप कह रहे थे अटैक्स? एग्जैक्टली 9। और वो जो 7 शोहदा हैं वो इस पोस्ट से? कुछ इस पे थे, 2 इस पे थे और बाकी कुछ दूसरी पोस्ट हैं उन पे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके हमने जितने इनको मारे हैं ये तो मैं आपको बता नहीं सकता। जब अटैक होता है तो उस वक्त आपकी ट्रेनिंग किक इन करती है, आपकी जो SOPs बनी हुई हैं, जो आपकी हार्ड वायर ट्रेनिंग है वो शुरू हो जाती है या खलबली नहीं, मच बिल्कुल जाती है? क्या होता है? खलबली तो कभी नहीं मचती अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी रीज़न ये है कि वी आर ट्रेंड इंस्टीट्यूशन और लड़के हमारे सारे बड़े अच्छे मतलब ट्रेंड हैं और सबको अपना मतलब पता है कि मैंने क्या एक्शन करना है। अगर ये मेरा एक जवान खड़ा है ना, उसको पता है कि मैंने अपने AOR के अंदर देखना है और इसी के अंदर अगर कोई टैंगो आता है, किसी किस्म की एक्टिविटी करने की कोशिश करता है तो ही विल एंगेज इन। और जो दूसरे हैं हमने हर एक को अपना अपना AOR दिया हुआ है, क्या आपने इसके ऊपर नज़र रखी है और इन केस अगर कोई भी AOR मतलब एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी, तो वो उसके ऊपर अपनी उसकी नज़र होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं होता कि कोई खलबली मचे या लड़कों के अंदर कोई ऐसा शोर शराबा हो। सारे बड़े मुत्तहिद होकर यहाँ पर जब आए हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी को अपनी जान की फ़िक्र नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको जो फ़िक्र है वो यही है कि हमारी कौम ये सुकून से सोए और सुकून से जागे। थैंक यू उस्मान, थैंक यू। एक पाकिस्तान आर्मी की ऑब्जर्वेशन पोस्ट में
लाइफ कैसे होती है। मैंने पोस्ट खाली करवाई है बिकॉज एक तो ये जगह बहुत कम है इसलिए, मगर ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि एक फ़ौजी जो 2 घंटे ड्यूटी करता है, फिर 4 घंटे सोता है, फिर 2 घंटे ड्यूटी करता है, फिर 4 घंटे सोता है, ऐसा ही है ना। ऐसे ऐसे करके जब ड्यूटी करता है, व्हाट हिज ऑब्जर्वेशन पोस्ट हिज, उसकी लाइफ क्या है। ये रात के लिए लाइट है, रात के लिए लाइट है, सिग्नलिंग के लिए भी यूज़ करते हो। और ये इनकी नाइट विजन गॉगल्स हैं, ये लगा हुआ है, NVG कहते हैं, रात को देखने के लिए, एनिमीज़ को ट्रैक करने के लिए। जो मूवमेंट ज़्यादातर अटैक जो होते हैं वो रात को होते हैं, और जो अटैक करते हैं ये उनका इलाका है, तो उन्हें पता है कि अटैक के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इसलिए NVG ज़रूरी है। साथ साथ आपका HF-77 है, रेडियो है, ये बटालियन हेडक्वार्टर से एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट उसे बता सकती है कि ये मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, ये हो रहा है। ग्रेनेड्स हैं आपके, LMG आपकी लगी हुई है, ये आप अगर इधर आके देखें LMG आपकी लगी हुई है, राउंड्स उसमें लोडेड हैं, बाईपॉड उसमें लगा हुआ है। दूरबीन से हम सब वाकिफ़ हैं। दूरबीन की इसलिए ज़रूरत है बिकॉज़ व्यू बहुत लंबा है, और साथ साथ हमारा जो पानी है बेचारी पुरानी बोतल का, जो इस वक्त बहुत ज़रूरत है मुझे इस वक्त, ये आपकी जी लाइफ होती है। अपना स्टील के ग्लास में पानी, ग्रेनेड, AK, आपकी जो SMG है, आपकी LMG, लाइट, नाइट विजन गॉगल, रेडियो और मुल्क की इज्जत। अगर वज़ीरिस्तान को क्लियर करने का इरादा है फ़ौज का, जो लग रहा है, तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप नज़र आता है जो ज़रूरी है, वो उन TDPs को, उन IDPs को, उन डिस्प्लेस लोगों को जो वापस इस इलाके में आना चाहते हैं, उनके लिए इस जगह को रिकंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी होगा। ये मीर अली का एक वेस्टर्न सबब है, इसमें आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। ऐसा अस्पताल जो अभी आप इसकी आउटर वॉल देख सकते हैं, ऐसा अस्पताल पहले इस इलाके में नहीं था। ईंटें पड़ी हुई हैं, बुलडोज़र्स खड़े हुए हैं, काम जारी है। मगर इधर जो ब्रिगेड लगती है उसने हमें बताया है कि बहुत सारी इनएफिशिएंसीज, बहुत सारे मसले इस वक्त दोनों जो सिविल मिलिट्री जो इदारे हैं उनको दरपेश हैं। फंडिंग, ब्यूरोक्रेसी, प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट, रोड किधर से बनेगी, सामान किधर से आएगा, जॉब्स किधर से क्रिएट होंगी, वगैरह वगैरह। अभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे बाजू के ऊपर उस इशारे में जो फ़ौज है वो इस वक्त लीड ले रही है। अभी तक फ़ौज ने तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा लगा दिए हैं रिकंस्ट्रक्शन पे, मगर फिर भी जो तकरीबन मीरान शाह, मीर अली और नॉर्थ वज़ीरिस्तान के तकरीबन जो 6 लाख पनागज़ीन थे, IDPs थे इस इलाके में, जो ज़रब-ए-अज़्ज़ के बाद से निकले थे, अभी तक ईद के मौके तक तकरीबन सिर्फ 17,000 वापस आ चुके हैं। उम्मीद है कि जैसे फ़ौज की मेहनत और साथ साथ जो सिविल इदारे हैं उनकी भी मेहनत से जो 6 लाख हैं बाकी वो और जल्दी आएंगे। और फ़ौज हमें बता रही है कि अब प्रोसेस शुरू हो गया है, तो जल्द अज जल्द शायद इस साल के एंड तक वो तकरीबन जो 6 लाख लोग हैं वापस आएँ। मीर अली के इर्द गिर्द जो गांव हैं, मीर अली का तो आपने सुना होगा नाम, मगर भोपाली गांव का नाम नहीं सुना होगा। ये मेरे साथ 2 भोपाली के बाशिंदे हैं, एक टीचर हैं, एक अभी बेरोज़गार हैं। इन्होंने मगर MBA किया हुआ है, और जो टीचर साहब हैं वो पढ़ाते हैं। मेन इस वक्त नमाज़ पढ़ने आए हैं, जो इधर का मदरसा है बड़ा।
क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। पीछे पाकिस्तान का झंडा लगा है, आए साथ साथ मेरे, पीछे पाकिस्तान का झंडा लगा है, साथ पे ये सोलर पैनल लगा है, पानी आपके गांव में आ रहा है। सवाल ये मैं फिर भी पूछूंगा कि क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं जंग की वजह से या और ख़राब हो गई हैं आप लोगों के लिए? इंशाल्लाह फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं ख़राब नहीं हुआ, बेहतर हो जाएगी। या भी तो 6-7 महीने गुजर गए, इंशाल्लाह इसके बाद फिर भी बेहतर हो जाएगी। अभी फौज आ गई है, अभी हमारे साथ वादे कर रहे हैं बेहतर होने के। भाईजान आप क्या कहेंगे? जी मैं ये कहता हूँ कि ज़रब अज़ब से पहले हम गैर महफूज थे, इसलिए कि हर बंदा के साथ असलाता वो ग्रुप में थे, मुनज़्ज़म थे। हमारे को ऐसा था कि हम बिल्कुल जो एक तनहा थे, एक तनहा। जब ये ज़रब अज़ब हुआ इस वजह से जो लोग थे यहाँ तो पहले भी बाहर के लोग नहीं थे, लोकल तालिबान थे। वो जो लोकल तालिबान थे वो भी अभी निकल गए, बस अभी इलाका साफ हो गया है। अभी हालात, अभी आगे जो लोग आएंगे वो क्या करेंगे? अभी बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, नहीं हैं, वापस चले गए, बनू में, पेशावर में, इस्लामाबाद में। उनका क्या होगा? आप लोगों की क्या तैयारी है और क्या उनके लिए क्या पैगाम है उनके लिए कि वो आएँ या क्या कहेंगे आप? हमारा उनके लिए ये पैगाम है कि इंशाल्लाह जब तक इधर पाक फौज मौजूद हो, इधर हमारे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना पानी का ज़रूरत है, ना आटे का ज़रूरत है, सब कुछ मिलता है इधर। वो आ जाए, अपना इलाका आबाद करे, वो इत्तेफाक में रहे। इंशाल्लाह ये फ़ौज हमारा निगरान है, ये हमारे से ज़्यादा नहीं करता है, हमारा और भी मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। लोकल पर्सपेक्टिव सुना आपने कि फ़ौज ने जो भी कार्रवाई की है उसकी जो कॉस्ट है, और ऑब्वियसली हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, तबाही हुई है। पिछले साल जब मैं इधर आया था पूरा मीर अली बाज़ार, मीरान शाह का एक हिस्सा फ्लैटेंड था, मगर जब मैंने उस वक्त फ़ौज से पूछा कि आगे क्या होगा तो उन्होंने यही कहा था कि इसे हम रीबिल्ड करेंगे। रीबिल्डिंग शुरू हो चुकी है, फ़ौज अपने प्रॉमिस पे खड़ी हुई है। अब हम बाकियों पे डिपेंड करता है, सिविलियन हुकूमत पे डिपेंड करता है, इधर की लोकल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो भी अब मेहनत करें, बिकॉज इट सीम्स लाइक इट दैट द आर्मी इज़ प्लेइंग इट्स पार्ट। इट्स नाउ आवर टर्न। कहते हैं वॉर इज हेल, जंग जो है वो जहन्नुम है। मैं जब भी वजीरिस्तान आता हूँ आई डोंट डिसएग्री, मुझे ऐसा ही लगता है जंग और वो भी अपने मुल्क में वाकई जहन्नुम है। मगर जंग शायद अमन की कीमत है और ये कीमत हम सब चुका रहे हैं। द आर्मी इज सैक्रिफाइसिंग, फ़ौज ने बहुत सारा इस पे एफर्ट और जाने दी हैं, हम ने जाने दी हैं। इसमें जर्नलिस्ट, इसमें पुलिस वाले, इसमें जज, खाली सिर्फ जर्नैल नहीं और जवान नहीं शहीद हुए हैं। मगर ओवरऑल जो खैबर एजेंसी में और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ये जो 1-2 दिन गुजारे हैं, इससे यही शायद मुझे समझ आता है कि हर चीज़ का एक प्लान है। थोड़ी सी पेशेंस हम सबको चाहिए होगी। पाकिस्तान में आज भी दहशतगर्दी हो रही है, मगर अगर आप ओवरऑल देखें तो कॉम्प्लेक्स अटैक्स जो मेनलैंड पाकिस्तान, अंदरून पाकिस्तान, उसके बड़े शहरों में होते हैं वो कम हैं। और वो इसलिए कम हैं क्योंकि इधर नॉर्थ वज़ीरिस्तान में 7 डिवीज़न की इस एयरफील्ड में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था साल सवा साल पहले, वो आज ख़त्म होने को है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है, मेरी फ़्लाइट भी शुरू हो गई है, मगर बॉटम लाइन ये है कि थोड़ी और पेशेंस, थोड़ा सा और सब्र और कुछ और कीमत हम सबको अदा करनी पड़ेगी, मगर ये समझ के कि जो पाकिस्तान का जो प्लान है कि एक जमहूरिया इस्लामिक रिपब्लिक के तहत हम आगे चलें और हमारे सिविल मिलिट्री इदारे अपने रोल्स, जो उनका आईनी जो रोल है उसे अदा करें। उसमें मुझ जैसे जर्नलिस्ट, आप जैसे नाजरीन, आम लोग, हम यही कर सकते हैं कि अपनी सिविलियन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें और साथ साथ ईद के मौके पर जब हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो वापस नहीं जा सकते, उनका भी साथ दें, उनकी फाउंडेशंस का, ज़कात का, फ़ौज का, इन सब की मदद करें जो उन्हें वापस लाना चाह रही हैं। इसी के साथ बोलूँगा
पाकिस्तान जिंदाबाद।